नमस्कार। बीए पाठ तृतीय के वर्चुअल कक्षा LEHR में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। और आप सबको यह विदित है ही कि अपने पिछले कालांश में मैंने आपसे भारत भारती के महत्वपूर्ण व्याख्या स्थलों के बारे में चर्चा की और उनके बारे में विस्तार से आपसे अपनी जानकारियां साझा की। साथ ही हमने ये प्रयास किया कि किसी तरह ये जो दैनंदिन पठन की समस्याएं आती है उनका निराकरण कैसे करें, समय का प्रबंधन कैसे करें और पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करें और प्रश्न पत्र का समाधान कैसे करें। इस विषय पर मैंने विस्तार से आप सबके साथ बहुत सी जानकारियां साझा की और आपको यह बताने की कोशिश की कि इन जानकारियों के माध्यम से आप कितना लाभ ले सकते हैं। जब आपने ये सब जाना, आप ये पहचाना और देखा तो आपको अनुभव हुआ होगा कि पठन की प्रक्रिया या अध्ययन की प्रक्रिया, जिसे स्वाध्याय की प्रक्रिया कहें भारतीय परंपरा में, वह कोई कठिन नहीं है। बस उसके लिए एकाग्र चित्तता और स्थिर धर्म और आसन सिद्धि चाहिए। यहाँ आसन सिद्धि से मतलब है कि आप नियमित रूप से संकल्पित होकर एक विशिष्ट समय में अपने अध्ययन विषय का पारायण करें, उसको खूब मनोयोग से पढ़ें, उसके आने वाली समस्याओं पर विचार करें और 24 घंटे जब आप दूसरे काम भी कर रहे हैं तब भी उस विषय की समस्याओं के बारे में विचार करते रहें कि इसका ऐसे क्या होगा, इस कविता का किससे क्या संबंध है और कवि क्या कहना चाहता है। ये तो जो और दूसरी एक बहुत बड़ा सूत्र मैं इस मौके पर आपसे साझा करना चाहूंगा कि जो प्रथम अर्थ आपको सूझ रहा है, तत्काल जो चीजें आपको सूझ रही है उन्हें एक बार मतलब क्या है कि दरकिनार करके और कोशिश करें कि उसके बाद उसका भिन्न अर्थ क्या आ सकता है, और वो जो भिन्न अर्थ आता है निश्चित रूप से वो अधिक परिपक्व होगा और वह आपके लिए अधिक ज्ञानकारी और लाभदायक भी होगा। देखिए, आपकी पाठ्यक्रम में एक जगदीश गुप्त की जो है एक कृति संबूक भी है। पहले मैं आपको बताऊं, जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के अच्छे प्रोफेसर्स में माने गए और हमारे समय के बड़े रचनाकार भी। यह उनकी काव्य कृति है जो कि संबूक एक पात्र, हमारे रामायण, भारतीय मानस का जो सबसे बड़ा चित्त का काव्य है रामायण, उसके एक पात्र है, उसके गौण पात्रों में एक प्रमुख पात्र है संबूक। उसको लेकर उन्होंने अपनी व्यक्त की है, संवेदना व्यक्त की है और अपनी बात रखी है एक तरह से। और असल में ये देखा जाए तो ये संबूक को आज के समय की आवाज उन्होंने दी है। पौराणिक प्रसंग के माध्यम से आज की समस्याओं को रखने की एक शानदार कवायद, एक कोशिश इस काव्य में आपको मिलेगी। आपको मैं ये बताऊं कि उनके पास इस कविता को लिखने की प्रेरणा या उनको इस लिखने का अनुमान कब हुआ कि जब वो 11/8/1970 को पूर्वव्रत नाम से कुछ कविताएं लिख रहे थे, तो उन्हीं में एक नया संकल्प उन्हीं दिनों अंदर मन में जागा और लगा कि मुझे कुछ जो संकल्प आया है उसको साकार करना चाहिए। तो आप ये देखिए, उनमें एक रक्त तिलक करके कविता थी, वो हम कह सकते हैं संबूक की बीज कविता एक तरह से है, और वो इस काल में उस तरह के विषय को और कथ्य को कहने वाली पहली कविता थी। तो वो वही रक्त तिलक जो है कालांतर में संबूक के रूप में पूरा प्रकट हुआ और उसका स्वयं में चरितार्थ रूप हमारे सामने आया, जिसमें उसके सारे विचार सूत्र उसके माध्यम में आए। इस पूरी कविता की बनावट में, उसकी शैली में संवेदना कहीं भी प्रतिहत नहीं हुई, आहत नहीं हुई। आप देखिए, संवेदना का जो स्तर था वो बराबर बना रहा और निरंतर संबूक जो है वो अपनी बात कह रहा है। यानी ये कथात्मक, इस कथा की लय का, प्रवाह का, इसकी एक तरह से विदग्धता का मतलब एक तरह से असर था कि कवि को मतलब एक जो नई कविता का कवि है वो छंदात्मक कविता की लय को अपनाकर एक नए काव्य की सृष्टि कर रहा था, एक नए जो है ब्रह्मांड को, एक नए आकाश गंगा को जन्म दे रहा था। और उसके दौरान उसकी अंतस चेतना में यह था कि मैं संबूक की वाणी को पूरी तरह कैसे व्यक्त करूं और संबूक के लिए मैं कौन सी विधि अपनाऊं जिससे कि वो मतलब क्या है कि हमेशा अपनी बात कहता रहे। और उन्होंने कहा कि मैं जब ये लिख रहा था तो मुझे लगा कि रेल के किनारे किसी का सिर कटा हुआ पड़ा हो और वह कुछ पुकार कर कह रहा हो, ऐसा वो एक संबूक का छिन्न शीश जो है वो शेष सृष्टि के साथ अपनी बात को कहने के लिए, तादात्म्य को बिठाने के लिए एकाग्र होकर देखने लगा। अब आप देखें कि
इसमें इस कविता की मूल में क्या है? इस कविता के मूल में जैसे आप देखें तो वाल्मीकि कालिदास भवभूति ने जो राम कथा लिखी और उसे जो प्रतिष्ठा हमारे जगत में दी, उसमें देवत्व की या महामानव की एक तरह की छवि वहां दिखाई देती है। जगदीश गुप्त की पहली विशेषता है कि उन्होंने उसे आधुनिक मानव की मनोभूमि पर खड़ा कर दिया, फिर एक प्रखर और जागरूक व्यक्तित्व उसको दिया जो अपनी बात कह सके। कहा तो उसने वहां भी था, लेकिन यहां जिस ढंग से कह रहा है, जितने प्रश्नों की बौछार, जितनी ज्वालाएं, जितनी किरणें उद्भासित उसके व्यक्तित्व और चरित्र से हो रही है, वह उसकी जागृति का उद्भट प्रमाण है। ठीक है ना? और फिर ये देखिए कहीं कहीं बीच में इसके साथ साथ एक आध्यात्मिक मनोभूमि भी कवि बनाता चलता है। यानी कवि बहुआयामी स्तरों पर कार्य कर रहा है, एक स्तर पर नहीं अनेक स्तर पर वो आपको समृद्ध करता हुआ चलता है। और भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में वो किसी भी तरह से बिलगाव नहीं चाहता। और ये बिलगाव जैसे आपने देखा कि कई पुराने कवियों में मिल रहा था, उसको पाट कर इन्होंने इसको एक तरह से एकात्म के साथ स्थापित करने की कोशिश की। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन मनोवृत्ति से कुछ वैचारिक सीमाएं जो थी उससे प्राय कवि निबद्ध रहे। जब भी इनसे पहले इस विषय पे लिखा गया तो कहीं न कहीं वो मध्यकालीन मानसिकता आ रही थी, लेकिन यहां उस मध्यकालीन मानसिकता के साथ उसमें जो थोड़ी देर पहले कहा जागरूक और विवेकशील और प्रखर का जो व्यक्तित्व उसका, वो भी हमारे सामने आया और उसको भी उन्होंने हमारे सामने रखा। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि सहमति, उसका प्रतिवाद, उसका जो व्यंग यहां उभरा है, तो वो एक उसमें आप मध्यकालीन अगर ढूंढें तो ये कहेंगे कि कबीरी लहजा है उसमें, है ना? तुलसी के राम राज्य का आदर्श है उसमें, है ना? मतलब ना तो वो तुलसी को एक तरह से कवि क्रॉस कर रहा है और ना कबीर को छोड़ रहा है, बल्कि उनके प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से, शैलीगत रूप से भिन्न रूप में आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। तो ये जो कवि की कौशल है। दूसरा यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अक्सर कविता के साथ ये दुर्गति करते हैं कि उसको समझने के लिए कथ्य अलग और शिल्प अलग बताते हैं, जबकि कविता में कथ्य और शिल्प अंतर्गुम्फित होते हैं, एक साथ होते हैं, वहां वे अलग नहीं है। ये हमारी भेद दृष्टि है कि हम उन्हें कथ्य अलग करते हैं, शिल्प अलग करके देखते हैं। वहां तो कथ्य और शिल्प एक साथ मिलकर पूरी कविता का निर्माण करते हैं। तो ये जो दृष्टि है, हमें अभेद की दृष्टि की ओर बढ़ना है। ये जो भेद की दृष्टि है उससे हमें मुक्त होना है। तो जब जैसे जैसे आप चलेंगे आगे, वैसे आप जानेंगे कि ये जो संबुक को लेकर क्या विचार परिदृश्य में थे। हमें पहले पूरी कहानी समझनी होगी, मूल कहानी जो रामायण में मिलती है वाल्मीकि में, पश्चात वो अन्य काव्यों में जो आती है दृष्टि, और उसके पश्चात हमें जो आधुनिक काव्यों में जगदीश गुप्त जो नई कविता के माध्यम से दृष्टि देते हैं, उसको हमें देखना होगा, उसको हमें विचार करना होगा। और जब उसको हम विचार करेंगे तब हम समग्र रूप से इस कविता को समझ पाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।